चलो स्लाइड शो हो रही है। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो लेक्चर वगैरह देखा था उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेशन या ऑपरेटर, ये चीज़ें देखी थी। इसके अंदर क्या क्या थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, ये तीन चार चीज़ें हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। फिर उसके अलावा राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, एंड और नॉट, ये आखिरी के जो तीन है। ये एंड अगर हमने कोई ऑपरेशन करवाना है, किसी दो वैल्यूज को एंड करना है या और करना है, तो वो किस तरीके से होता है, ये वो तरीके हैं। लेकिन यूज नहीं होते इतने ज़्यादा, तो इसलिए डीप में नहीं जा रहा है इसके, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एंड और वगैरह ये कर चुके थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कुछ जिक्र किया था कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को अगर डिवीजन वगैरह करवानी हो तो हमारे पास रिजल्ट किस तरीके से आता है। जो चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों में से एटलीस्ट एक जो है वो फ्लोटिंग होना चाहिए, तो हमारा जो रिजल्ट है फाइनली रिजल्ट भी फ्लोटिंग में आएगा, वरना इंटीजर डेटा टाइप में ही आएगा, क्योंकि दोनों हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास है इंटीजर डेटा टाइप का हो। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस हो चुकी थी। इसके अलावा मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसा क्या है वो देख लिया था। फिर हमने रिलेशन और इक्वालिटी ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है। यानी कि 7 = 5 का मतलब क्या है, क्या ये इक्वल है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज टर्म्स, क्या वो इक्वल हैं या ग्रेटर हैं या लेस हैं या नॉट इक्वल हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमने रिलेशन चेक किए थे। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह देखे। लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या था, कंडीशन ए भी ट्रू हो, कंडीशन बी भी ट्रू हो, दोनों अगर ट्रू होती हैं तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, यानी कि आगे काम वगैरह कुछ करो। तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये होता है एंड का, ठीक है। तो दो दफा एंड लिखने से कंडीशन ए अगर ट्रू है और कंडीशन बी भी ट्रू है, तो इस कंडीशन में हम एंड का बेसिकली ए ऑपरेटर यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी है ना। सही है। इसी तरीके से हमने और ऑपरेटर देखा था, और में दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो भी आउटपुट आ जाना चाहिए, या आउटपुट आ जाना चाहिए, या जो हमने उससे काम लेना है वो हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर जो है एंड और वाली लॉजिक, ये समझ में आएगी जब हम इफ एल्स वगैरह देखेंगे, उसमें थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी थी, कंडीशनल ऑपरेटर्स। सर हाँ सर वो जो और ऑपरेटर है वो मुझे कीबोर्ड पे मिल नहीं रहा सिंबल में। यार, वो और ऑपरेटर का कीबोर्ड पे सिंबल जो होता है, एक पाइप सा कुछ बना होगा, डैश। मेरे जो कीबोर्ड के ऊपर है वो एंटर के ठीक ऊपर बटन है, वो बैक स्पेस के नीचे एंटर के ठीक ऊपर, और तो शिफ्ट दबा के वो कॉलम की तरह है मगर दो लाइनें बनी हुई है डॉट बीच में डॉट के साथ। नहीं, बीच में डॉट वगैरह तो नहीं है। अब मैं मतलब कैसे सर दिखूँ। फॉरवर्ड स्लैश का शिफ्ट करके जो बटन है। बैक स्लैश का बटन है, उसके साथ मेरे हाँ पास बैक दिया हुआ है। स्लैश का। अच्छा पीछे सही के है सर। पीछे की तरफ गिर रहा है तो बैक स्लैश हुआ ये, ठीक है। उसके ओके सर। ऊपर है तो शिफ्ट दबा के अगर मैं वो बटन दबाऊंगा तो मैं मेरे पास ये पाइप कुछ लगता है। इसको हम लोग अगर वर्ड में कहें तो ये पाइप कहलाता है, ठीक है। तो खैर, और के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, एंड और नॉट, ये चीज़ें देखनी थी। फिर इसके बाद बस एक्सरसाइज और ये एक न्यूमेरिक वो आ गया था, असाइनमेंट 2। तो ये असाइनमेंट मैंने अब जाके अपलोड किया है। नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन लास्ट डेट है मेरे ख्याल से। अब फ्राइडे लास्ट डेट है या फ्राइडे से पहले पहले करवा देना, ये मुझे सही से याद नहीं क्या मैंने डेट डाल दी है। तो बस करवा देना फ्राइडे आने से पहले, कोशिश करना, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके एक हिंट दे देता हूँ मैं। जो भी वेरिएबल वगैरह क्रिएट करो ना, अगर तुम लोग सिंपल फ्लोटिंग लेके चलोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोगों को जो डेटा टाइप लेके चलनी होगी वेरिएबल्स इनपुट वगैरह के लिए, या जो चार्ज वगैरह क्रिएट होके आ रहा है तुम लोगों के पास क्यूब की वैल्यू, तो वो तुम लोगों को लेना होगा लॉन्ग डबल, ठीक है। लॉन्ग डबल जब लोगे तो वो एक्सपोनेंट -19 तक की वैल्यूज या एक्सपोनेंट -23 तक की वैल्यूज वो सारी कंसीडर कर लेगा फिर, वरना रिजल्ट नहीं आएंगे तुम्हारे पास। पॉइंट बहुत सारे बार जीरो और आगे दिखाएगा ही नहीं। फ्लोट की जो सिर्फ लिमिट होती क्यू है वो के लिए 6 सर। डिजिट तक। क्या सिर्फ क्यू के लिए।
देख लेना, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो डिफरेंट बाकियों को भी लेके देख लेना, वरना मेरे ख्याल से तो डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में सर डिस्टेंस वो आपने कैलकुलेट नहीं करने वाला। आपने लास्ट वीक तो दूसरा वो करने को दिया था, वो हाँ वो कूलम्स। फॉर्मूला मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, असाइनमेंट जब तुम लोग खोलोगे ना अभी, सर मैंने तो ये वाला कर लिया, तो कुछ मसला तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये वाला मैंने कर लिया, बस क्यू वाला। फॉर्मूला चेंज करना है ना तुम तो, अगर कर लिया तो और तो कुछ नहीं है। फॉर्मूला की एक लाइन लिखी हुई होगी ना तुमने, के को मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज से, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी और चीज से, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी और चीज से, रिजल्ट आ गया। जी तो वो सर। जो फॉर्मूला है बस तुमने वो एक लाइन चेंज करनी है और सबमिट करवा देना है असाइनमेंट, सही है। ठीक है सर। तो वो इशू की बात नहीं है, सही है ना। तो खैर ये टास्क वगैरह तो हमने देख लिए थे जो मैंने दिए हैं, बाकी फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स वगैरह जो अगर तुम लोग खुद प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहो तो ये है सेक्शन 2.3 की बुक के अंदर, 2.4, 2.5 और 2.6 ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लेना, सही है। तो अब आते हैं यार नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, सिलेक्शन एंड कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। अब ये होते क्या है, किस लिए होते हैं, उसका अगर मैं छोटा सा बेसिक वगैरह बताऊं तो मैं समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि आधी पेज नहीं है, और ये वाली पेज है, मतलब क्या है क्यों बंद कर रहा है ये? चलो यहीं पे 10 मिनट बता देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल एंड इस टाइप की चीजें ये होती क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, हमारा कोड वगैरह जो है उसको मैं कंट्रोल क्यों कर रहा होता हूँ और कभी जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से मेरे पास जो कोड है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो मेन से कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन से मैंने स्टार्ट किया, पहली लाइन से मेरा कोड रन होना स्टार्ट हुआ और वो लाइन वाइज स्ट्रेट स्ट्रेट चलता रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास अक्सर इस तरीके की कुछ कंडीशन हो जाती है कि अगर हमारे पास यूजर ने कुछ इस टाइप का इनपुट किया है तो आगे का कोड चले, नहीं तो क्या करें, ये लाइंस को ना स्किप कर दे, आगे का रन कर दे कोड डायरेक्टली, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई चीज आ जाती है यानी कि else, फेल्स। ठीक है, मतलब ये बीच की अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला कोड रन हो, अगर नहीं होता तो फिर ये वाला कोड रन हो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का कोई सिनेरियो आ जाए, मैं कोई कोड की लाइंस जो है वो सिर्फ एक ही दफा वाली बात है, ये मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो फिर वो तो फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर हम लोग काम करवा सकते हैं, वो आगे का सिनेरियो है, उसकी तो बाद में ही बात करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं अपना नॉर्मली स्ट्रेट कोड चलता जा रहा था, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, कोड चलता जा रहा है, लाइन नंबर 10 पे पहुंचा। अब मैं यहाँ पे डिसीजन लेना चाह रहा हूँ यार, 10 के बाद मैं डायरेक्ट 20 के लाइन नंबर पे चले जाऊं या 10 के बाद मैं 11 के ऊपर जाऊं। ये डिपेंड किस पे करे यार, कि अगर यूजर ने लेट से, कंडीशन। मैं कोई कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ ग्रेटर कौन है लेस देन कौन है, या ये देखना चाह रहा हूँ, अरेंजमेंट करवाना चाह रहा हूँ किसी नंबर सी, तो जो भी है सिनेरियो, मेरा मेन मकसद क्या है कि लाइन को स्किप करना है या नहीं करना, ये डिसाइड कौन करेगा। ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंट्रोल कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स क्या है, इफ एल्स या स्विच, ठीक है। स्विच का मतलब क्या होता है यार, जिस तरीके से हमारे घर में जो मेन सप्लाई की स्विच होता है ना, पहला वाला फेज 1 आ रहा है, दूसरे के ऊपर फेज 2 आ रहा है, तीसरे के ऊपर जनरेटर कनेक्टेड है, चौथे के ऊपर तुम लोगों ने अगर कुंडा लगाया हुआ है तो वो है, ठीक है। तो अभी मैंने स्विच को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, स्विच को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, मतलब यहाँ पे, तो मैं मेन लाइन से कुंडे के ऊपर चला गया, ठीक है। तो स्विच सिलेक्शन करवा रहा है, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, अपने जो भी फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास हो रही है। तो ये तो अगर तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी के उसमें देखो तो वहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर को कौन बताएगा, तो वो हमको कुछ कमांड्स वगैरह के थ्रू करना होगा। तो वो इसमें कमांड्स क्या होती हैं, स्विच वाली कमांड होती है। अगर यूजर ने इनपुट 1 किया है तो 1 के ऊपर स्विच कर जाओ, 1 के ऊपर स्विच करके उसके रिस्पेक्टिव काम करवा लो। अगर यूजर ने एंटर 3 किया था
तो स्विच कर जाओ 3 के ऊपर डायरेक्टली, 1 और 2 स्किप हो गया, ठीक है, 4 भी स्किप हो गया। तो ये स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से कुछ होती है, ठीक है। तो स्विच जिस तरीके से उसी तरीके से इफ एल्स भी है, जो काम इफ एल्स से हो सकता है वही काम स्विच से भी हो सकता है, जो स्विच से हो सकता है वो इफ एल्स के थ्रू भी हो सकता है। डिपेंड करता है इजी टेक्निक कौन सी है उस जो हमें सवाल वगैरह प्रोवाइड किया गया है, या अगर फिक्स कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया है कि करना ही स्विच से है, तो फिर कोई बचा ही नहीं, इफ एल्स से फिर जरूरत ही नहीं है करने की, लिमिट ही कर दिया गया, ठीक है। तो खैर दोनों तरीके से हो सकता है कोई भी काम जो भी हम करना चाहें। अभी हम लोग पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि कोड के फ्लो को मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन अचानक से कोई कंडीशन आ जाती है तो फिर मुझे फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर जैसे ये होता है ना डब्बा, ये फ्लो को कंट्रोल करवा रहा होता है, मेरा स्टार्ट और फिर कुछ गया डब्बे के अंदर, फिर कुछ गया डब्बे के अंदर। ये मेरे पास एक स्ट्रेट फ्लो चल रहा था, अचानक से अब मेरे पास एक डिसीजन बॉक्स आ गया। वो डिसीजन बॉक्स क्या करवाता है, या तो इस वाले रास्ते पे चले जाओ और अपना कोड रन करो, या तो इस वाले रास्ते पे जाके कोड रन करो, ठीक है। तो मेरे पास 2 रास्ते निकल आए अचानक से। तो जब भी ऐसा है फ्लो के अंदर 2 रास्ते निकल रहे हो या मल्टीपल रास्ते निकल रहे हो, तो स्विच या इफ एल्स आएगा। तो मेन बेसिक्स जो है इफ एल्स की वो यही है। अच्छा जी, अब इफ एल्स वगैरह जो है वो हम लोग लिखते किस तरीके से, उनकी सिंटैक्स वगैरह क्या है, तो सिंटैक्स उसका ये होता है इफ ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, ठीक है। सेमी कॉलन अगर लगा दिया तो फिर ये इफ एल्स इफ जो है ना सिर्फ चेक करेगा कंडीशन, ट्रू है तो एंड हो गया, नहीं है तब भी एंड हो गया, फॉल्स है तब भी एंड हो गया, ये यहीं पे ही एंड हो गया। आगे की कमांड कभी रन ही नहीं होगी जो ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सेमी कॉलन कभी भी नहीं लगता इफ एल्स के अंदर। इसका कंपाइलर एरर नहीं देगा अगर तुम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया। इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में बग कहलाता है। ये बग मतलब BUG, ठीक है। मतलब हमने कोई इसके अंदर ऐसी गलती कर दी जो कि कंपाइलर बेस्ड तो कोई एरर नहीं है, लेकिन हमने जो कोड लिखने का मेन मकसद था ना वो ही नहीं पूरा हो रहा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया इसके आखिर में। ये कमांड्स की स्टेटमेंट जो है ये रन ही नहीं हुई, कंडीशन ट्रू हो रही है तब भी नहीं रन हो रही, फॉल्स है तब भी रन नहीं हो रही, तो फजूल की ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इस टाइप के अक्सर बग्स वगैरह हम लोग डाल देते हैं। सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। सर तो कंपाइलर भी एरर दे देता है अगर हम सेमी कॉलम लगाएंगे तो। यार मुझे जो याद है मेरे ख्याल से नहीं देता सेमी कॉलन के ऊपर एरर, मैं देख के बता दूंगा सर जरा। नहीं देता, करके सर देख नहीं लेंगे। देता है। चलो खैर, मेन जो मेरे बता रहा था वो क्या था, इफ था, कोई ना कोई इसमें कंडीशन आ गई, लेट्स से कंडीशन A ग्रेटर देन B, ये कंडीशन हो गई मेरे पास। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्या बता रहा होता है, इफ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कमांड्स लिखी हुई हैं वो कब चलेंगी, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। ट्रू होगी, अगर फॉल्स हो गई तो ये नहीं चलेंगी इसके अंदर की, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब कर्ली ब्रैकेट जब भी ओपन होता है तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए कभी ना कभी, ठीक है। बीच में तमाम स्टेटमेंट्स, अब स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, प्रिंट एफ भी हो सकता है तुम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है, स्कैन एफ भी हो सकता है, इफ के अंदर एक और एफ भी हो सकता है, इफ के अंदर तुम लोगों का फॉर लूप भी हो सकता है जो कि अभी नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ लोगे आगे। तो खैर इफ के अंदर हम लोग कोई भी कमांड लिख सकते हैं, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। तो जनरली इन्होंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन, जितनी लिखना चाहो तुम लोग लिख सकते हो, वो मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो इफ एल्स जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इफ के बाद जरूरी नहीं एल्स आए, ठीक है। एल्स सिर्फ ये बता रहा होता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या, नहीं नेक्स्ट स्लाइड पे जिक्र है नहीं इसका। एल्स सिर्फ ये बता रहा होता है यार कि अगर इफ की कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो कोड क्या रन हो। अब अक्सर हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम चाहते हैं यार नॉर्मल जो सीक्वेंस है ना उस पर चले जाए, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स नहीं लगाया हमने, या अक्सर ये होता है कि हम लोगों को एल्स लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है कोड के रिस्पेक्टिव, या जो सवाल हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कंडीशंस हैं क्या। तो ये जो है ना मेन मतलब कोड के अंदर फ्लो वगैरह क्या बनाना है, ये सबसे बेसिक जो है। अगर तुम लोगों ने
तमीज का सही से फ्लो चार्ट बना लिया तो आगे का सारा काम बहुत आसान है कोडिंग के लिहाज में। सिर्फ तुम लोगों ने उसकी जो कमांड्स है ना, जैसे फ्लो चार्ट के अंदर तुम लोगों को जरूरत पड़ गई कुछ चेक करने की, ठीक है, क्या ए ग्रेटर है बी के, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये कोड रन करूं, नहीं तो ये वाला कोड रन करूं, ठीक है। वहां पे दोबारा चेक किया क्या बी ग्रेटर है सी के या बी लेस है सी के, ए ग्रेटर है सी के, ठीक है। तो इससे फिर कुछ काम करवा लो, इससे कुछ काम करवा लो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव सारे हो रहे होते हैं डिसीजन वगैरह। तो ये अगर तुम लोगों ने तमीज से बना लिया ना कि फ्लो होना क्या चाहिए हमारे कोड का, तो ये कोड के अंदर कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसके अंदर क्या लिखना है मैंने, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये लिख दिया। अब ट्रू है तो इसके ट्रू के कंडीशन में मेरे पास क्या जा रहा है, इस लाइन पे जा रहा हूँ। ट्रू की कंडीशन में मैं जब इस लाइन में गया तो ब्रैकेट ओपन करना है मैंने, और चेक क्या लगाना है, इफ बी ग्रेटर है सी के, ये मैंने एक और कंडीशन लगा दी इस ब्रैकेट के अंदर, और फिर जो कमांड वगैरह लिखनी है वो लिख दी। नहीं तो अगर फॉल्स था ये वाला डब्बे का रिजल्ट फॉल्स था तो एल्स पे चला गया, ठीक है। एल्स के ब्रैकेट के अंदर फिर मैंने क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन है सी के, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंडीशंस वगैरह मैंने लगा दी, और कुछ नहीं है। अगर हमने ये तमीज से फ्लो चार्ट बनाना सीख लिया, या अगर फ्लो चार्ट भी बनाने नहीं आया अपने दिमाग के अंदर, अगर तुम लोगों ने वो सीख लिया ना कि फ्लो क्या होगा हमारे कोड का, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर ये सारे स्टेप्स आ गए ना दिमाग के अंदर, खुद ही बनने लग गए, तो तुम लोग कोड आराम से लिख लोगे। तो मेन मकसद क्या है, अपने दिमाग में एल्गोरिदम वगैरह डेवलप करना, ठीक है। तो मेन इशू उसी में ही होता है, एल्गोरिदम डेवलप नहीं हो पाते। खैर इफ का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, इफ एल्स मतलब लिख किस तरीके से रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इफ के अंदर वही जो हम लोगों ने कंडीशंस वगैरह देखी थी लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट चैप्टर में, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि चेक करने के लिए होते हैं क्या लेफ्ट वाली टर्म ग्रेटर है राइट वाली टर्म के या लेस है। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो अंदर चले जाओ कोड के अंदर, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव काम कर लो। तो जनरली यही चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें हो सर गई। वो एलसिफ वाली कंडीशन कहाँ पर यूज करेंगे हम, एक साथ जो यूज करते हैं? एल्स इफ यार कोई एग्जाम्पल आती है अगर यस सर। आगे तो फिर मैं बता देता हूँ उसके रिस्पेक्टिव। अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बन नहीं रही है एल्स इफ वाली कोई कंडीशन, पहले कोई तोड़ के मैंने तोड़ के मैंने हाँ ये है ना एक, जैसे इसके अंदर आ गया हमारे पास इफ, अगर स्कोर जो है, स्कोर ये कौन सा वाला है, ग्रेड सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। कौन सा ग्रेड सिस्टम, बंदे ने लेट्स से कोई कोर्स पढ़ रहा था, सपोज आईसीपी कोर्स पढ़ रहा था, अब उस स्टूडेंट को 90 प्लस नंबर मिले हैं, तो 90 प्लस नंबर मिले हैं तो उसका ग्रेड क्या बनना चाहिए, मैंने कंडीशन चेक करनी है कि बंदे का ग्रेड कितना है। लेट्स से यूजर ने एंटर किया 55 उसका नंबर आया है, ठीक है। तो 55 जो है क्या वो ग्रेटर है 90 के, नहीं है, तो मैं किधर चला गया, एल्स के अंदर इफ है, ठीक है, फॉल्स हुआ तो एल्स हो गया, एल्स के अंदर एक और इफ आ गया क्योंकि एक ट्राइंगल बना है मेरे पास ये डायमंड शेप, ठीक है। तो ये वो एक मल्टीपल कंडीशन, यानी कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ वाले स्टेटमेंट्स जब होती है ना, तो उसके अंदर इस टाइप की कोई कमांड आ जाती है, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, पहले मैं ऊपर से एल कुछ चीज, हम एल से पहले यूज करेंगे ना, कभी बाद में यूज नहीं कर सकते ना। एल्स हमेशा इफ के बाद ही आता है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले आ जाए एल्स, ठीक है, सही है एल्स ना। इफ की बात करो। एल्स इफ, एल्स पहले लिखेंगे इफ बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ओके सर। चलो खैर, ग्रेटर देन लेस देन ये तो खैर बस एक कंडीशंस वगैरह कुछ टेबल के अंदर बता दी गई हैं कि एक्स के अंदर ये वैल्यू है, पावर के अंदर ये वैल्यू है, ये मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है। अब इन कंडीशन को चेक करके देखा गया कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। कंडीशन में ऑपरेटर्स कौन से यूज किए हैं, लेस देन इक्वल्स टू,
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। इसके अंदर जो मैं अभी बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा सिर्फ जिक्र, बाकी तो सिर्फ नॉर्मल है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू है, लेट्स से एक्स के अंदर -5 है, एक्स क्या -5 0 से लेस है, बिल्कुल है, ठीक है, तो ट्रू आ गया उसका रिजल्ट। मेन जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है मॉम और डैड, ये एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या हुआ हुआ है, सिंगल कोड का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर के अंदर कैपिटल M लिखा हुआ है। तो मॉम और डैड ये वेरिएबल, इस वेरिएबल को कंपेयर किया गया है एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ, फिक्स्ड वैल्यू के अंदर कैपिटल में M लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल M के साथ मैंने कंपेयर किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्यों ट्रू आया, क्योंकि मॉम एंड डैड के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या रखी हुई है, यही कैपिटल M, और इक्वल्स टू के राइट साइड पे भी क्या लिखी हुई है, कैपिटल M, तो ये दोनों जो है एक ही बात है, ठीक है, उन दोनों के अंदर वैल्यूज, तो इसीलिए रिजल्ट इसका ट्रू आया है। तो कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये एक मेन बताने वाली बात थी इसके अंदर, तो बाकी तो कॉमन सी बात है। इसके अंदर मॉम और डैड की जगह अगर मैं M की जगह कैपिटल D स्टोर करवा दूं लेट्स से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि कैपिटल D इक्वल्स टू कैपिटल M, क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, इस साइड पे D लिखा हुआ है, उस साइड पे M लिखा हुआ है, दोनों अलग चीजें हैं। लास्ट केस के अंदर क्या था, यहाँ पे भी M लिखा हुआ था, वहाँ पे भी M, तो इसीलिए ट्रू हो गया था, सही है। तो कैरेक्टर को भी हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, वो मसले की बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, नॉन जीरो ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2, ये मतलब कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं इसके अंदर, कहाँ था ये, अच्छा, नॉट प्लस माइनस एंड, ये भी बेकार बातें हैं, एक्सप्रेशन और वैल्यू, सिलेक्शन कंसेप्ट, क्या 9 जो है वो 0 के इक्वल है, ग्रेटर है, बिल्कुल है, ये भी फजूल बातें, इसको भी हटाओ, आगे चलते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके से लिखने का अंदाज होता है। एक और बात बता देता हूँ कि इफ, और इधर जो मैंने कंडीशन लिखी है, ज़रूरी नहीं मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँ, कर्ली ब्रैकेट मैं उस सूरत में ओपन करता हूँ जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइन है, ठीक है, अगर इसके अंदर लाइनें बहुत सारी हैं तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लाजमी ओपन करना होगा। अगर एक ही लाइन है तो ज़रूरी नहीं मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँ, डायरेक्ट ही एक लाइन लिख सकता हूँ, जैसे कि इसके अंदर दिखाया हुआ, ठीक है, अगर एक ही लाइन करना था तो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं किया, ठीक है, तो मेन बताने वाली एक यहाँ पर ये बात थी स्लाइडों में। बाकी आगे देखते हैं, इफ स्टेटमेंट टू ऑल्टरनेटिव्स, अच्छा जी, ये एक एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर, लेट्स से यूजर ने कुछ इनपुट किया, नंबर, ठीक है, यूजर से मैंने एक इनपुट किया, प्रिंट अप किए करवाया, ठीक है, और उसमें पूछा कि यूजर एक नंबर एंटर करे, ठीक है, प्रिंट अप के इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, स्कैन एफ लिया, ठीक है, स्कैन एफ में मैंने कुछ एंटर करवा लिया यूजर से, सही है, किसी वेरिएबल के अंदर, लेट्स से वेरिएबल ए बोल दिया मैंने, सही है, ठीक है, तो यूजर से मैंने इनपुट ले लिया ए, कैपिटल या स्मॉल ए, एक वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया मैंने, एंड, तो इनपुट लेने के बाद अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो भी यूजर ने एंटर किया है ना वैल्यू, क्या वो नेगेटिव वैल्यू एंटर की है यूजर ने या पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो मैंने क्या करना होगा, सिर्फ एक इसकी स्टेटमेंट लगानी है, इसके अंदर क्या चेक करना है, ए जो है अगर वो ग्रेटर है और इक्वल है 0 से, ठीक है, 0.0 क्यों लगाया इसके अंदर, फ्लोटिंग की वजह से, जो यूजर एंटर कर सकता है वो -3.2 भी एंटर कर सकता है,
तो फ्लोटिंग इसीलिए ले लिया और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया प्रिंट एफ कि यूजर ने पॉजिटिव नंबर एंटर किया है, नहीं तो यूजर ने नेगेटिव नंबर एंटर किया है। ये कब ट्रू होगा? जब भी यूजर एंटर करेगा ग्रेटर देन 0 वैल्यू। अभी लेट से मैंने एग्जांपल के तौर पे -3.2 एंटर करवाया था यूजर से, -3.2, तो इफ की कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा? 3.2 माइनस में क्या ये ग्रेटर है 0 के? तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन रन नहीं होगी, ये वाली लाइन रन नहीं होगी तो ये वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? नेगेटिव नंबर एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीन की एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। इसके अंदर बस दो नंबर जो एंटर किया है यूजर ने उसको कंपेयर करवा के बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था नंबर। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। अगर पॉजिटिव था तो क्या वो 10 के अंडर है या 10 से ग्रेटर है? ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं फिर क्या करूँगा? इफ के अंदर ना एक और इफ लगा दूंगा। लेट से यूजर ने एंटर किया था 15 नंबर, प्लस में 15 नंबर, तो मैंने क्या करना है? इफ की कंडीशन लगवाई, क्या ग्रेटर है 0 से? बिल्कुल ग्रेटर है, 15 ग्रेटर होता है 0 से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इस लाइन के बाद फिर मैं क्या लिखूंगा? एक और इफ लगाऊंगा, क्या यूजर ने जो एंटर किया है क्या वो ग्रेटर और इक्वल है 10 के? इक्वल मतलब मैं इक्वल लिखूंगा, इक्वल आगे लिखूंगा, क्या ग्रेटर है 10 के? अगर 10 के ग्रेटर है तो फिर मैं बता दो भाई प्रिंट एफ के अंदर कि ये ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स लेस देन 10 बता दो। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब इस एल्स के बाद ना एक और फिर आ जाएगा, एक और एल्स। ठीक है, तो एल्स के बाद एक और एल्स, ये वाला एल्स किसका था? इसका था। उसके बाद एक और जो एल्स आ रहा है वो किसका है? इसके ऊपर वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ कहलाता है ये। सही है, तो कैसे यहाँ तक समझाएगा? तो बातें हो गई क्या? कुछ नहीं, चलो। नेस्टेड इफ जो कह रहे थे आप वो फिर से बताइएगा। नेस्टेड इफ जो मैं बता रहा था उसको मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने चेक करना है यार, सवाल कुछ इस तरीके का लेट से गिवन है कि नंबर जो एंटर किया यूजर ने क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो ये चेक करें। ठीक है, इसके बाद अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या चेक करें? क्या ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है या लेस देन 10 है। ठीक है, ये चेक करके बताएं। तो यूजर ने एंटर किससे करवाया था? मैंने यूजर में एंटर करवाया था मैंने ए के अंदर। इनपुट ए लिया, ए में इनपुट लेने के बाद मैंने इफ के अंदर चेक करवाया क्या क्या ए जो है वो ग्रेटर है 0 से। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है 0 से। तो इससे क्या मुझे पता चल जाएगा सबसे पहले कि वो पॉजिटिव है भी कि नहीं है। पॉजिटिव है तो वो 0 से ग्रेटर होगा लाजमी तौर पे। अब अगर ग्रेटर है तो एक और इफ लगा दो इसके अंदर। उस इफ के अंदर क्या चेक करो? क्या वो ग्रेटर और इक्वल टू 10 है। ठीक है, अगर 10 है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूं? नंबर जो है वो पॉजिटिव है एंड वो क्या है? ग्रेटर देन 10। ठीक है, मैंने ये प्रिंट करवा दिया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं था तो एल्स पे चले जाओ। मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा अब इस केस में? मतलब आउट कर दो। ठीक है, अब मैं आउट करना चाह रहा हूँ क्या? नंबर पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 10 है। ठीक है, बट लेस देन 10। ठीक है, तो मैंने ये प्रिंट करवा दिया एल्स के अंदर। सही है, अब इस एल्स के बाद मेरे पास कौन सा एक और एल्स आया है? एक और एल्स आया है किसका? जब ग्रेटर देन 0 नहीं था तो वो यकीनन लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रिंट क्या करवा दिया, यानी कि मैं आउट लेते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आउट क्या करवाया? नंबर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने कोड जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिखा है। अब तुम लोगों ने शायद ये देखा होगा कि इस इफ के ठीक नीचे जो है अलाइनमेंट में मैंने रखा है इस वाले एल्स को। तो कोडिंग का ये स्टाइल होता है, इससे थोड़ा सा पता रहता है कौन से इफ के साथ कौन सा एल्स आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से इस इफ के साथ ये वाला एल्स था तो मैंने इसको एक लाइन में रखा और थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान स्पेस दे। ठीक है, तो ये कोडिंग का स्टाइल होता है बस।
इससे हमें पता चलता रहता है कि कोड में मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और क्या हो रहा है इसके अंदर। अब ये कोड कर क्या रहा है, इस कोड को अगर मैं रीड करने की कोशिश करूँ तो इसने सबसे पहले चेक किया जो यूजर ने इनपुट किया था ए, क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव है। तो उसने पॉजिटिव के रिस्पेक्टिव कुछ काम करवाना होगा आगे। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो किस पे जंप कर जाएगा, इसके बाद फौरन एल्स पे जंप कर जाएगा, नहीं तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक लाइन तो मैंने लिखी थी। अब पॉजिटिव था, इसके अंदर अब मैं गया हूँ तो अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव है क्या वो ग्रेटर देन 10 है या लेस देन 10 है। तो इसके लिए एक और इफ लगा दिया मैंने इस इफ के अंदर। उस इफ से मैं क्या चेक करवा रहा हूँ, क्या ए ग्रेटर देन 10 है, अगर 10 है तो प्रिंट ये कर दो, नहीं तो एल्स के ऊपर जाके ये प्रिंट करवा दो। सही है, तो सिंपल सा कोड है ये। अगर तुम लोग खुद से करने की कोशिश करो तो समझ में सही से आ जाएगा, वो ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें हो गई जो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा खैर, इफ स्टेटमेंट का जो होता है हमारे पास, मतलब जो क्या कहते हैं इसे, फ्लो चार्ट, वो कुछ इस तरीके का बनता है। जब भी बनेगा फ्लो चार्ट इस इफ स्टेटमेंट का, ठीक है, जनरल इफ एल्स का ये होता है। अगर एल्स हमारे पास नहीं है इफ के साथ तो उसका ये बनेगा। ठीक है, तो ये दो फ्लो चार्ट है। जनरली ये राइट वाला जो है ना फ्लो चार्ट, ये यूज होता है जनरली। ठीक है, चाहे कोई सा भी कोड आ जाए हमेशा ये वाला यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस इफ एल्स के अगर मैं इन डब्बों के सूरत में अपना यही वाली जो एग्जांपल अभी हमने देखी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है एग्जांपल, तो वो मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्या ए ग्रेटर देन है 0.0 के, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये मैंने इस डब्बे के अंदर लिख दिया। अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर फॉल्स है तो मैं क्या यहाँ पे जाके क्या प्रिंट करवाऊंगा, नेगेटिव। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या है, मैं एल्स में जा चुका हूँ, एल्स को स्पेशली मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दो लाइनों निकलने का मतलब ही यही है, इफ ट्रू है तो ये हो, एल्स पे फॉल्स है तो ये हो काम। ठीक है, मैंने नेगेटिव प्रिंट करवा दिया। आगे अगर कुछ और काम करवाना है तो वो काम करवा लो, नहीं तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंड, कोड एंड हो जाए। इससे पीछे मैंने क्या किया है, स्टार्ट तो नहीं, खैर इनपुट लूंगा मैं यूजर से, ए, यूजर से इनपुट लिया ए के अंदर, उससे पीछे क्या किया, स्टार्ट था। स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट किया, इनपुट लिया ए से था, ए के अंदर मैंने यूजर से इनपुट डलवाने के बाद फिर मैंने क्या किया, चेक करवाया क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो बता दो पॉजिटिव, नहीं तो बता दो क्या नेगेटिव है। ठीक है, और इसके बाद एंड कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फ्लो के रास्ते निकल रहे हैं यहाँ पर, एक रास्ता ये था जाने का, एक रास्ता ये था जाने का। ठीक है, तो मेन जो है फ्लो चार्ट इसी तरीके से बन जाता है। अगर तुम लोगों ने ये बनाना सीख लिया ना सही से, तो आगे की चीजें हो जाएंगी बहुत आराम से। ठीक है, ये एक्सक्यूज भी मी सर। हाँ सर फ्लो चार्ट से एक क्वेश्चन याद आया मुझे हाँ, कि ये जो जितने भी क्विज या असाइनमेंट सबमिट होते हैं इनका कोई रिजल्ट एलएमएस पे अवेलेबल होगा या फिर डायरेक्ट वो सेमेस्टर के रिजल्ट में काउंट होते हैं जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा एक की। एलएमएस पे रिजल्ट दिख रहा होगा तुम्हें, जब अब चेक वगैरह हो जाएंगे ना, तो तुम लोग जब एलएमएस खोलते हो ना तो वहां पर कुछ होगा, टेस्ट रिजल्ट्स के नाम से एक बटन। सर अभी क्लास रिज्वाइन करनी है। मुझे आइडिया नहीं एंड होगी कि नहीं ये क्लास। सर लेस देन 1 मिनट लिखा हुआ। अच्छा अच्छा जी, क्या बात चल रही थी, इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड मैंने ये बता दिया था वो। कुछ पूछा गया था, कुछ पूछा तो नहीं गया था। सर आए नहीं है सारे अभी। क्या आए नहीं है आए सारे? नहीं है अभी तक सारे सर, बीसी हुए पार्टिसिपेंट्स 36 थे पहले। वैसे आज की क्लास में एक फायदा है, बंदा अगर कभी लंबा खींचना चाहे ना तो खींच सकता है ना। सर आप लंबा खींचने के मूड में तो ये फायदा नहीं है। सर आज जुम्मा है सर। जुम्मा को नमाज हो गई है।
थोड़ा रैम सवाब मिलेगा। देखते हैं आप। सर अटेंडेंस ले लिया आपने? मैं तो कहता हूँ कि ये चैप्टर 3 जो है ना ये कंप्लीट कर लेते हैं आज के दिन, ज्यादा नहीं, छोटा सा है। चलो स्विच नहीं पढ़ा रहा मैं आज के, एक फाइल्स खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थे कुछ हम लोग। रहता है क्लास में? क्या हुआ? चलो कुछ नहीं हुआ, मैक्सिमम मेरे ख्याल से लोग आ चुके हैं। क्या बात चल रही थी भाई? यही बात चल रही थी यार, फ्लो चार्ट से रिलेटेड दो रास्ते निकल रहे हैं, और मैंने वो भी बता दिया था कि स्टार्ट और एंड पूरा, मतलब जो एग्जाम्पल लास्ट देखी थी उससे रिलेटेड मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया था। और मैंने यही बताया है कि फ्लो चार्ट अगर तुम लोगों ने बनाना सीख लिया तमीज से तो कोडिंग बहुत आसान है, आगे की कर लोगे आराम से, ठीक है। तो मेन जो होता है ना वो एल्गोरिदम ही होता है, जिसमें बंदा अटका रहता है कि करना क्या है यार, मैं स्टेप्स के अंदर ब्रेक किस तरीके से करूँ अपना जो सवाल है, ठीक है। तो अक्सर सवालों के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है कि इस तरीके से ब्रेक कर दो भाई, ठीक है। जैसे कि ये जो एग्जांपल थी, पॉजिटिव है कि ग्रेड नेगेटिव है, इस सवाल में ही लिखा हुआ है। हाँ, ये सवाल कहाँ गया? ये सवाल लिखा हुआ है कि नहीं है? सवाल नहीं लिखा हुआ यार, ग्रेट, सवाल ही नहीं लिखा हुआ। तो खैर मैं कोई एग्जांपल वगैरह देखूंगी बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें सवाल पता चल ही जाएगा। फ्लो चार्ट हो गया। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं यार, इवन ऑड वाला सवाल, ठीक है। इसमें तो सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इवन ऑड क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये हमने चेक करना है अपना जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। तो अब बंदे को ना ये पता होना चाहिए इवन नंबर होते क्या है और ऑड नंबर होते क्या है। अगर ये पता चल जाएगा तो वो कोड आराम से लिख लेगा, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं? हमेशा वो नंबर जो 2 से आराम से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास इवन। इसके अलावा जितने बच गए वो ऑड होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इवन नंबर डिवाइड बाय 2 अगर पॉसिबल है उसका, यानी कि उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक होल नंबर आए, पॉइंट्स में कोई वैल्यू ना आए, तो हमारे पास वो इवन है। अगर पॉइंट्स में वैल्यू आने लग गई यानी कि रिमाइंडर बचने लग गया तो वो हमारे पास ऑड है, ठीक है। सर तो आपने क्विज चेक कर लिए? नहीं मैंने नहीं किया अभी चेक। तो ऑड नंबर की कंडीशन किस तरीके से चेक हो रही है? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन लगानी है, जो भी यूजर ने एंटर किया है एन वैल्यू, ठीक है, उस एन वैल्यू को ना मुझे कंपेयर करना है, मतलब एक उसके साथ क्या कहते हैं यार, इवेलुएट करवाना है परसेंटेज 2 के साथ। अब परसेंटेज 2 का मतलब क्या है? एन को डिवाइड करो 2 से और सिर्फ रिमाइंडर जो बच रहा है वो आगे रिजल्ट में दो, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, ठीक है। एन को डिवाइड किया मैंने 2 से और मैंने क्या देखा है? रिमाइंडर क्या बचा, ठीक है। तो परसेंटेज का ये मतलब होता है। तो एन को अगर मैं परसेंटेज 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये कुछ है कि डिवाइड कर दो 2 से और देखो रिमाइंडर है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास वो इवन है, नहीं तो वो ऑड नंबर है, सही है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से 3 को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? 2 1 2, मेरे पास रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। अब इसको मैं और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास हमेशा रिमाइंडर के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा हो या नॉन जीरो आ रहा हो तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? ऑड नंबर। तो यही चेक लगवाया मैंने। अगर 0 आ जाता है, लेट्स से इधर मैंने 4 लिख दिया तो 2 2 4, मेरे पास रिमाइंडर 0 आया। तो अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो ये मैंने सिंपल सा ये हमने चेक करवाया। और ये मैंने किस वजह से बनाया? जो सवाल गिवन था उसके रिस्पेक्टिव बस बना दिया। सवाल मेरे पास क्या था? इवन और ऑड चेक करो, तो इवन नंबर मुझे पता है यार
अगर उसके रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन है, नहीं तो वो फॉल्स ऑड होगा। तो जिस तरीके से मैंने बोल रहा हूँ ना, अगर रिमाइंडर अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है तो इवन है, तो यही मैंने लिखा थी। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो एल्गोरिदम वगैरह अगर तुम लोगों के माइंड में खुद ही डेवलप हो रहे हैं तो कोड आराम से लिख सकते हो। तुम लोगों को यूजर से इनपुट लेने आ गया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने आता है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमेशा प्रिंटफ यूज होगा, इनपुट लेने के लिए हमेशा स्कैनफ यूज होगा। कंडीशंस जो तुम लोगों का एल्गोरिदम है मेन, वो कंडीशंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बातें। अच्छा, राइट की तरफ ये जो कोड लिखा हुआ है, ये इफ को लिखने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अगर इफ एल्स को एक ही लाइन का इफ है, यानी कि इफ के अंदर मैं सिर्फ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, या फिर एल्स के अंदर मैं सिर्फ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, एक एक लाइन के दोनों है, तो उसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। n%2 क्या बराबर है 0 के, क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं चेक कर रहा हूँ क्या इसका रिजल्ट 0 आता है, क्वेश्चन मार्क। अगर आता है ट्रू है तो ये कर दो, नहीं तो ये 2 डॉट लगे हुए कॉलन, ठीक है। अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाला काम करवा दो, ठीक है। ट्रू है तो ये वाला काम होगा, फॉल्स है तो ये वाला काम होगा। क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ट्रू था कि फॉल्स था, ठीक है। ट्रू था तो इसके अंदर जो भी कमांड लिखी हुई वो चला दो, फॉल्स था यानी कि क्वेश्चन मार्क से रिजल्ट मेरे पास 0 निकला, 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो फॉल्स पे मेरे पास ये वाली कमांड चला दो। अगर ये वाला तुम लोगों को समझ में नहीं आया शॉर्ट तरीका तो कोई मसला नहीं है, लॉन्ग तरीके से ही लिख लो, एक ही बात है। कोड लिखने का बस ये 2 सर डिफरेंट एक्सक्यूज स्टाइल मी है। सर, समझ में आ गया। एक चीज पूछनी है खाली, ये जो शॉर्ट वाला तरीका है इसमें जो आपने कॉलन यूज किया है, अगर फॉर एग्जांपल ये तो 2 कंडीशन है ना, अगर ट्रू, अगर इवन या यानी अगर ट्रू है या अगर नहीं है ट्रू, 2 ही कंडीशन है इधर। और हाँ, अगर 3 कंडीशन हो तो हम ये कॉलन दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर 3 कंडीशन नहीं कैसे हो सकता, कैसे ये 2 क्या के लिए मतलब, यूज हो सकता है? 3 कंडीशन मतलब क्या? नहीं, फॉर एग्जांपल ये तो इवन ऑड की एग्जांपल है ना, इसमें तो ये अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर हाँ, 3 कंडीशन हो, कोई ऐसी चीज हो कि कोई फॉर एग्जांपल एग्जांपल दोगे अगर उससे आपको रिलेटेड? हाँ, अगर आप ये कहें कि जो है वो 50 से ऊपर मार्क्स है, 50 से नीचे है या 0 है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स, तीन हाँ, सही है। कंडीशन तो एक इफ एल्स में लगेगा ही नहीं ना। बिल्कुल एल एग्जैक्टली सिप इसने करके लग सकती है, एल सही सिप बताया करके लग बात, सकती है। इसने बंदे ने सही बात कही है। अगर 3 कंडीशन वाली बात आ जाए तो हम ये यूज नहीं करेंगे, फिर ये वाला तरीका ही यूज करेंगे। इफ के अंदर हमेशा पॉसिबल 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, बीच का कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ना इसके बाद का कुछ है ना इससे पहले का कुछ है, या तो कुछ ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और कुछ बीच में कोई दरमियान का रास्ता नहीं है, ठीक है। कोई मे बी शे भी नहीं, ठीक है। तो सर लग इफ सकता है, मैं चेक करूंगा, बताऊंगा आपको, मैंने चेक किया भाई। मतलब 3 डिफरेंट कंडीशंस वाला तरीका। अब उसके अंदर अब शायद फिर ये तुम कहना चाह रहे हो कि मैं अंदर भी ये लिख दूं, यानी कि प्रिंट एफ की जगह मैं ये लिख दूं n ग्रेटर देन 3 है, और मतलब क्वेश्चन मार्क पे डाल दूं, फिर एक और कॉलन लगा दूं। तो इस टाइप से फिर मैंने कभी करके नहीं देखा, शायद होता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन है तो ट्रू वाली ये वाली लाइन चलनी चाहिए, ट्रू वाली लाइन ये वाली लाइन चलनी चाहिए, तो इसके अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया, यानी कि ये एक तरीका है ना इफ का, n ग्रेटर देन 3 और समथिंग, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर फिर दोबारा ट्रू या फॉल्स वाले 2 स्टेटमेंट डालेंगे। तो पता नहीं, मैंने चला के नहीं देखा इस तरीके से, शायद होता हो, ठीक है। किसी को तकलीफ हो तो बिल्कुल देखे, किसी बंदा एक्सप्लोर करता है क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। खैर, ज्यादा से ज्यादा ये होगा यार, कंपाइलर कुछ कह देगा हमें, बोले इंसान के बच्चे बन जाओ, इसकी वजह से गालियां दिक्कत देगा होती सर है। कंपाइलर। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था लेकिन मैं थोड़ा दूसरे अल्फाज पे ले गया। ठीक है, तो खैर ज्यादा कुछ नहीं होगा, कंपाइलर जो है वो कुछ कह देगा और कुछ नहीं होगा, तो कह दे आप, नहीं है मेन मकसद वही है सीखना। अगर कुछ कहेगा तो फिर हम नॉर्मल तरीके पे आ जाएंगे, जैसे ये लेफ्ट के ऊपर यहाँ पर अभी स्लाइड में लेफ्ट पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो राइट पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट का मेन सवाल क्या है
एक हमने टेस्टिंग सिस्टम बनाना है, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम। वो ग्रेडिंग सिस्टम करता क्या है यार, जो यूजर ने ग्रेड हासिल किए हैं उससे डिसाइड करे कि वो जो नंबर हासिल किए हैं उससे डिसाइड करे कि वो ग्रेड क्या बन रहा है उसके रिस्पेक्टिव। तो बंदे ने एक इनपुट लेना होगा, ठीक है। इनपुट किस पे लेना होगा, स्कोर। स्कोर में मैंने इनपुट डलवाया, इससे पीछे एक स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट हुआ कोड, इनपुट किया मैंने स्कोर, लेट से स्कोर मैंने इनपुट करवाया था 63 नंबर हासिल किए हैं किसी एक नमूने ने, ठीक है। तो 63 का मतलब क्या हुआ, अब ये स्टोर किस में हुआ है, स्कोर वाले वेरिएबल में, SCORE, ठीक है। तो इस वेरिएबल में ये स्टोर हुआ है वैल्यू 63 नंबर लिए। यहाँ अगर फ्लोटिंग पॉइंट में लेके चलना चाह रहे हो तो 63.5 कुछ ले लो, बोलने में मुझे मुश्किल होगी तो मैं 63 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चले भाई, क्या 63 ग्रेटर है या इक्वल है 90 के। तो अगर ट्रू है तो बता दो यार ग्रेड ए बना है बंदे का, जो कि फॉल्स है, इतना अच्छा बच्चा नहीं था, तो फॉल्स है। तो फॉल्स है तो फिर इसने दोबारा चेक किया, क्या ग्रेड 63 जो है यानी कि स्कोर के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, जो बंदे ने स्कोर लिया है, क्या वो 80 से ग्रेटर है, नहीं है अभी भी। क्या वो 70 से ग्रेटर है, नहीं है। क्या वो 60 से ग्रेटर है, हाँ है। तो क्या ग्रेड बना उसका, डी ग्रेड बना भाई, ठीक है। तो एक्चुअल जो कीट के अंदर सिस्टम चल रहा है उसमें ये वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर कुछ और है, ठीक है। उसके अंदर मैं अगर बताऊं तो 87 से अबव, 87 अबव और इक्वल ए ग्रेड है, और 78 अबव और इक्वल हमारे पास ए के बाद क्या आता है भाई, बी प्लस है। फिर 72 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है। फिर 66 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास सी प्लस है। फिर 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सी है। और फिर उसके बाद क्या है, 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ग्रेड है। उससे नीचे यानी कि 50 से लेस अब जो बच गया वो तो फिर फेल है, ठीक है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इनमें से किसी में भी पास नहीं हो पा रहा, यानी कि किसी में भी उसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुआ, दोबारा चेक किया दोबारा फॉल्स हुआ, दोबारा फॉल्स हुआ, और लास्ट में भी जाके फॉल्स हो गया, तो ग्रेड एफ दिखा दे भाई। और तो जीपीएम में सर कितना होगा? जीपीए अगर इसका देखें तो इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3, और इसकी होती है 2.5, इसकी होती है 2, 1.5, और फेल का 0 होता है, ठीक है। तो जीपीए इस तरीके से कुछ है इनकी, सही। तो ये शायद तुम लोगों को ओरिएंटेशन वगैरह में बता दिया गया होगा। अ, ये है क्या ग्रेडिंग सिस्टम कीट का अपना जो है, ठीक है। खैर ये 87 ज़्यादा है यार, बहुत मुश्किल होती है लेना। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया, ये एंड करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम भी देख लिया, नेस्टेड, क्योंकि इफ के अंदर मैं एक और इफ लगा रहा हूँ या एल्स के अंदर एक और इफ लगा रहा हूँ, यानी कि एल्स इफ में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेस्टेड में देख रहा हूँ, एक के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ, और फिर उसके अंदर भी एक और इफ, तो ये नेस्टेड चल रहा है हमारे पास मामला, ठीक है। तो नेस्टेड जब मामला होता है तो उसको उसका फ्लो चार्ट कुछ इस टाइप का बन रहा होता है, ठीक है। तो है ये हो गया। अच्छा, फाइंड इफ द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। अच्छा, लीप ईयर कौन से होते हैं भाई, इसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। यस सर। फरवरी में, हाँ फरवरी में 29 डेज होते हैं। अब मैं ये फरवरी कैसे पता लगाऊं 29 होगा कि नहीं होगा। टोटल एक दिन ज्यादा हो जाता है ना, हाँ हाँ होता है 365 बिल्कुल। 360। मैं ये कैसे पता लगाऊं कि सर हर 4 साल बाद ना। 2021 जो है ये लीप ईयर है कि नहीं है। नहीं है ना सर। क्यों नहीं है, नहीं है सर, हमें पता है। हमें पता है क्योंकि 28 दिन लिख के बाहर है कैलेंडर में। अच्छा जी, लीप ईयर वो होते हैं यार, कौन से होते हैं यार, जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करवाऊं, ठीक है, तो 4 से डिवीजन का रिजल्ट जो निकलेगा ना, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है 4 से डिवीजन के बाद का रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो वो लीप ईयर होगा लाजमी तौर पे, ठीक है। लीप ईयर कब आता है, हर 14 साल जो होता है वो लीप ईयर का होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है यार,
यूजर से इनपुट किया परसेंटेज 4 किया, डिवीजन कर रहा हूँ यानी कि 4 से, और चेक कर रहा हूँ क्या वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो अगर है, रिमाइंडर 0 आता है तो मैं बोल दूंगा यार लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये जो ऊपर की 2 और लाइन लिखी हुई है ना, ये फजूल है। ये 2 नहीं लिखो ना तब भी सारे कोड में सही चलेगा। ये 4 वाला एक इंतहाई जनरल तरीन इक्वेशन है। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या 4000 सर एक मिनट दोबारा बताएं दोबारा बताएं। दोबारा बताता हूँ मैं। लेट्स से हमारे पास कोई साल है 2021 हमारे पास लीप ईयर है कि नहीं है। 2022 हमारे पास फेब में आ जाओ तो लीप ईयर नहीं है यार, 24 होगा लीप ईयर। 2020 था ना, हाँ। तो लेट्स से हमारे पास 2020 जो है, इसको मैं डिवाइड करूँ 4 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है आपको बताएगा अच्छा बच्चा। 2020 डिवाइड बाय 4, 505 आता है। ठीक है, यानी कि मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूँ, 4 2020, तो 505 इसका रिजल्ट आया। 505 से जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली यही आ जाएगी वैल्यू, और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। ठीक है, यहाँ तक सर बात लेकिन अगर मैं 221 से कराऊं, हाँ 221 से करवाओगे, 221 लेट से आ गया, एक रिमाइंडर तो आएगा। 550 से मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 2020 आया, रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है, 1। ठीक है, अगर 1 बच रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है, सिंपल सी बात। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लीप ईयर लाजमी है। ठीक है, 2020 के ऊपर 0 आएगा, 2024 पे आएगा 0। ठीक है, 2024 अगर मैं डालूं यहाँ पर 2024 कब बनेगा, ये 506 के ऊपर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2024, रिजल्ट में मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इस केस में 2024 चेक कर लेना, 2024 लीप ईयर होगा लाजमी तौर पे। तो लीप ईयर का हमारे पास कंडीशन क्या है, हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर का होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक्चुअल में कैलकुलेशन देखूं 365.25 डेज होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.25 जो है ना उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 365 को हमने 12 महीनों में ब्रेक किया हुआ है। अब 0.25 अगले साल दोबारा आया, फिर 0.25 तीसरे साल आया, 0.25 जब चौथे साल आया तो ये सब ऐड अप होके एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा है। जब एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा है तो वो हमने फरवरी में ऐड कर दिया है।